हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स फॉर 2025 ईयर 25 मई को होने जा रहा है और एंड मोमेंट पे मैंने एक वीडियो बनाने की सोची। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सीसेट के अंदर मैथ में वो कौन से 10 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनसे लगातार सवाल आ रहे हैं और आगे आने वाले पेपर में भी आपको ये इससे क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो खास है क्योंकि ये अकेली वीडियो ऐसी हो सकती है कि जो आराम से 10 12 15 क्वेश्चन भी आपके पेपर में सोल्व करवा दे। तो ये बड़ी अहम वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी यूपीएससी सीसेट की कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में। इस गाइड बुक में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्किंग स्कीम, पिछले 10 साल का प्रॉपर एनालिसिस और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी भी मिलती है जिससे आप यूपीएससी सीसेट एग्जाम को आराम से क्रैक कर पाओगे। तो इसको जरूर डाउनलोड करिएगा, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा आप हमारे मास्टर कोर्स से भी जुड़ सकते हो। हमारे मास्टर कोर्स के अंदर सिर्फ 75 डेज का एक शेड्यूल्ड प्लान दिया हुआ है जिसमें हमने पूरा सिलेबस कवर किया है और अगर आप फिल्टर करके उसको कंप्लीट करोगे तो अभी बचे हुए टाइम में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर पाओगे और सीसेट को आराम से क्रैक कर पाओगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मास्टर कोर्स के बारे में मैं एंड में भी आपको एक बार फिर से बता दूंगा। शुरू करते हैं। तो 10 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। और 10 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐसे नहीं होंगे कि हवा में बिना तथ्य के, बिना किसी डाटा के मैं आ गया और आपसे बात करने लग गया। नहीं, मैं विद इन प्रूफ बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे सवाल इनसे आते हैं, किस तरीके से लॉजिकली आपको इनको यूज करना है। ठीक है, इसलिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे काफ़ी लंबे समय बाद बात हो रही है तो कौन कौन जो अभी इस वीडियो को देख रहा है एक कमेंट करके बता दो यार, और कहाँ से देख रहे हैं आप, अपने शहर का नाम जरूर टाइप करें। ठीक है, आपसे मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, चलो अभी शुरू कर लेते हैं। तो जो पहला कंसेप्ट है दैट इज यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है कि जिससे 2-3 सवाल आपसे एग्जाम में जरूर पूछ रहा है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं भाई, 2 से 3 सवालों में इसका यूज हो रहा है। अब यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करूं तो इकाई का अंक। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इकाई का अंक, या आप ये कह लो कि फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। किसी भी नंबर में राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है वो आपकी क्या होती है? इकाई का अंक होती है, यूनिट डिजिट होती है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट निकालना कैसे है? देखो, बहुत डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो 3-4 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, मैं क्वेश्चंस के माध्यम से ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। अगर यूनिट डिजिट निकालना सीखना आपने कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो हमारी इसी चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट है मेरी ही। ठीक है, उसके अंदर मैंने नंबर सिस्टम पहली 15-16 वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। यह नंबर सिस्टम की एक ही वीडियो है, इसी चैनल पे नंबर सिस्टम की एक ही वीडियो है, उसको देख लो। मैं ये कह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन उसी वीडियो से बन जाएंगे। इसी चैनल पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके जरूर देखो। ठीक है, बट एक काम जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक और कमेंट के बिना मत जाना। ठीक है, चलो देखो, इस क्वेश्चन से अगर मैं 2024 की बात करूं, पहला सवाल ये पूछा कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये तो डिविजिबिलिटी का सवाल है कि 222 की पावर 333 और 333 की पावर 222 इज डिविजिबल बाय। भैया, दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो ओरली ऐसे इसको सोल्व कर देगी? ठीक है, इसको सोल्व करने का कोई, अगर मैं सिंथेटिक कैलकुलेटर भी दूं ना आपको तो भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बट एक तरीका था कि आप ये देख लो कि इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा। अब यहाँ पे 2 है, तो जब भी यहाँ पे इस बेस में 2 हो, 3 हो, ठीक है, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, ये नंबर जब भी होते हैं ना तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो। जब मैं इस 33 को 4 से डिवाइड करूं तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहां से सिर्फ 2 की पावर 1 बचा, प्लस फिर यहाँ पे 3 है तो फिर अगेन पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 22 को 4 से डिवाइड किया, 24 5 जा 20, 2 बचा, तो 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 9, तो आ गया 11। मतलब इस पूरे को सोल्व करने के बाद इसके लास्ट में 1 पक्का आएगा। ठीक है, और अगर इसके लास्ट में 1 पक्का आएगा तो आप दिए गए ऑप्शन पे जाओ। ठीक है, अगर मैं देखूं कि यहां बोल रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा, यहां बोल रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा, यहां भी बोल रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा, भैया पर मैं तो जानता हूं कि जिस भी नंबर के लास्ट में 1 आता है ऐसे नंबर 2 से कभी नहीं डिवाइड होते। ठीक है, तो जब ये 2 से डिवाइड ही नहीं होगा तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए भाई, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तो यही एक ऑप्शन बचा मेरे पास।
अब सवाल ये नहीं है कि ये 3 या 37 से होगा कि नहीं होगा, हो ना हो हमें क्या तकलीफ है इस बात से, ठीक है। हमें तो ये पता चल गया कि 2 से नहीं होगा भाई, और 3 ऑप्शन कह रहे हैं कि 2 से होगा, तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, बात खत्म हो गई यहीं पे। तो ऐसे करके आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इसी पे दूसरा सवाल पूछा गया, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 30 की पावर 30। वो कह रहा है कि जब आप इसको सोल्व करोगे 30 की पावर 30 को, ठीक है, तो लास्ट में 0 0 तो आएंगी, लेकिन 0 के बाद ऐसी पहली डिजिट क्या आएगी जो 0 के बाद होगी। अब देखो इसका मतलब तो ये है कि 30 की पावर 30 है, यानी 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 यानी 30 की 30 टाइम प्रोडक्ट होगी, यही तो है इसका मतलब। अब भैया 30 का मतलब है 3 इंटू 10, बोलो यही तो होगा। तो इसको भी करूंगा तो 3 इंटू 10, तो सारे के सारे 3 इंटू 10 आएंगे। तो मैं बोल सकता हूं जो 3 आएगा वो 30 टाइम्स आएगा, और जो 10 आएगा वो भी 30 टाइम्स आएगा, ठीक है। 3 भी 30 टाइम्स आएगा, और जो 10 आ रहा है वो भी 30 टाइम्स आएगा। अब एक बात बताओ, यहां से तो सारी जीरो ही आएगी ना, 10 की पावर 30 करोगे तो यहां से तो लास्ट में 0 0 0 0 0 ही आनी है सारी की सारी। अब बच गया ये, ठीक है, तो यहीं से वो पहली डिजिट आएगी जो 0 के बाद आएगी भाई। अब अगर यहां पे 3 है, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 है, तो 3 की पावर कितनी भाई, यूनिट डिजिट चेक कर रहे हो ना, यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो आएगा लास्ट में 0 के बाद। तो 30 को अगर 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो जीरोज के बाद जो पहली डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 9। तो यहां पे जो राइट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप सोचो कि आप सोच रहे होंगे मैं कई दफा करवा चुका हूं ये सवाल, लेकिन आपके मानसिक चेतना को मैं इसलिए जागृत करना चाहता हूं, आप समझें कि यही सवाल रिपीट तो नहीं होंगे पेपर में, लेकिन यही कंसेप्ट रिपीट होंगे। और ये कंसेप्ट पे अगर कमांड होगी, पीवाईक्यू लेने के पीछे पर्पज ये है कि आप ये जांच पाओ कि यार इनका यूज कैसे होता है, ठीक है, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये भी एक सवाल है, आप सोचो कि एक कंसेप्ट से 3 सवाल एक पेपर में, आप मान के चलिए कि कितना अच्छा पेपर होगा, ठीक है। देखो 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27। अब भैया इसको भी सोल्व करना इतना आसान नहीं है, चलो धक्का करके सोल्व कर भी लेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर अगेन यूनिट डिजिट निकाल लो, यहाँ 2 है तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1। 27 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो कितना आ गया 10। तो लास्ट में 0 आया भाई। अब एक बात बताओ, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 आता है वो 10 से तो डेफिनेटली डिवाइड होगा, बोलो हाँ कि ना। बाकी किसी नंबर से हो ना हो, पर 10 से तो पक्का होगा ना। तो 10 से पक्का होगा तो भैया फिर 10 पे ही लगा दो, है ना। तो थोड़ा सा देखो कितने इंटरेस्टिंग सवाल हैं और आराम से हो रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कंसेप्ट नंबर 2 है। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है, इनको नोट कर लेना और ढूंढना पेपर में कहीं ये तो नहीं लग रहा जो मैं बता रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 2 कहता है रिलेशन बिटवीन डिजिट्स। अब रिलेशन बिटवीन डिजिट क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डिजिट ये है कि जैसे एक 2 डिजिट का नंबर है एक्स और वाई, इनमें क्या रिलेशन होगा, ये जो होता है ना यूनिट डिजिट, ये मल्टीपल ऑफ 1 होता है, और ये जो 10th प्लेस पे डिजिट होता है ये मल्टीपल ऑफ 10 होता है। मतलब आप इसको ये लिख सकते हो 10x प्लस वाई, ठीक है। अब कोई 3 डिजिट का नंबर है एक्स वाई और जेड, ये जो है ये नंबर ये मल्टीपल ऑफ 1 है, ये जो डिजिट होती है ये मल्टीपल ऑफ 10 होती है, और ये जो डिजिट होती है ये मल्टीपल ऑफ 100 होती है। अब आप देखोगे ये कितना 100x, ये देखोगे तो 10y, और ये देखोगे तो z, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कोई 4 डिजिट का नंबर होगा इस तरीके से, ये भी बहुत बार यूज होता है पेपर के अंदर, और मुझे लगता है ये हर साल इस पे एक दो क्वेश्चन पक्का आते हैं। देखो एग्जाम्पल, जैसे ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि लेट x बी अ 2 डिजिट नंबर, x एक 2 डिजिट नंबर है एंड y बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ x। x एक 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए वो ए बी है, ठीक है। y भी एक 2 डिजिट नंबर है और ये इसी की डिजिट्स को इंटरचेंज करके बनाया गया है ना। अब वो कह रहा है कि x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अगर x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है भैया 99 होता है, ठीक है। अब x
इसका मतलब क्या है कि ये 10a प्लस बी है। इसका मतलब क्या है कि ये 10b प्लस a है। अगर x प्लस वाई कर दूं, x प्लस वाई, तो 10a और a 11a, b और 10b कितना 11b, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 99। तो 11 से अगर इसको काट दें तो a प्लस बी कितना बच गया 9, ठीक है। अब वो कह रहा है कि देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है भैया, कितनी भी हो सकती है। a यहाँ पे 1 हो सकता है, b 8 हो जाएगा, ये 2 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ये 3 होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 होगा तो 2 हो जाएगा, ये 8 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है x की, ठीक है, इतनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं x की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो। लेकिन यूज करना मतलब अप्लाई कैसे करनी है कोई भी चीज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जीक्यूट ना कर पाए ना दोस्त, और वो तभी होगा जब आप अच्छे से देखोगे चीजों को, ठीक है। ये देखो 2021 में पुनः इसी पे पूछा गया था कि द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज 54। मतलब अगर एक 2 डिजिट नंबर ए बी है तो इसी में से इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करके माइनस कर दो, दैट इज 54। अब इसको क्या लिखोगे, 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, दैट इज 54। तो 10a और a 9a, b और 10b 9b, दैट इज 54। तो 9 से अगर इसको काट दें तो a माइनस बी कितना होगा 6, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज नोन। कोई आधारहीन बातें कर रहा है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है इस सवाल में। द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, बिल्कुल दोनों डिजिट के बीच में डिफरेंस अभी निकाल दिया हमने, तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो जो राइट आंसर था वो था 2 ओनली, ठीक है। क्या था, 2 ओनली। क्लियर है जी। चलो, तो इस पे सवाल पूछा गया। अगला आपका कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट नंबर 3, HCF एंड LCM। तो HCF और LCM आप सभी को निकालना आता होगा। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD भी बोल देते हैं। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 27, ठीक है, 36, 54, ये 3 नंबर हैं, आपको इनका LCM बताना है, ठीक है। तो LCM के लिए क्या करो, सबसे बड़ा नंबर यहां से काट दो और उसको यहां पे लिख दो, लिख दिया और यहां से काट दिया, और उस सबसे बड़े नंबर से बचे हुए 2 नंबर्स को डिवाइड कर दो। डिवाइड किया, तब तक डिवाइड करो जब तक वो शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट हो जाता। ये 27 से गया 1, 27 से गया 2, 18 से गया 2, 18 से गया 3। तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है उनको भूल जाओ, न्यूमरेटर वाली वैल्यू उठा लो, 1 और 2, इन दोनों का एलसीएम 2 ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहां, तो आपका फाइनली एलसीएम आ जाता है, ठीक है। अब बात एचसीएफ की है। अगर एचसीएफ निकालना होता, सपोज मुझे यही 3 नंबर है मेरे पास, इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले एक पेयर उठा लो जिसमें दोनों बड़ी टर्म्स हो, बड़ी टर्म को अंदर रखो और छोटी टर्म से डिवाइड करो। तो 54 है, 36 से जाएगा 1, जो रिमाइंडर बचेगा अब वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले डिवाइजर था वो क्वोशिएंट बन जाएगा, सॉरी डिविडेंड बन जाएगा। तो ये 2 से गया 36, जहां जाके ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जो लास्ट डिवाइजर होगा वो इन दोनों नंबर का एचसीएफ होगा। अब इसके साथ क्या, अब इन दोनों का पेयर बना लो कि अब मुझे 18 और 27 का एचसीएफ ढूंढना है। तो अब बड़े वाला नंबर अंदर जाएगा, छोटे वाला नंबर बाहर रहेगा। 18 से गया तो अगेन बचा कितना 9, फिर 18 अंदर जाएगा तो 2 से गया 18, ये सिंपलीफाई हो गया कंप्लीट। तो जो फाइनली आपका एचसीएफ होगा वो कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो 9 है। तो एक ही झटके में 2 मिनट में मैंने आपको निकालना सिखा दिया एचसीएफ और एलसीएम, और अगर आपने सीख लिया तो मुझे नहीं लगता कि अब इन सवालों को सोल्व करने में दिक्कत होगी। सवाल कैसे पूछे गए हैं, 2024 का ही पेपर उठा लो,
ठीक है, 2 सवाल आए, कितने शानदार। लेकिन अप्रोच कैसी है यार, प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसे राह चलते किताब पढ़ के जाएंगे और कर जाएंगे, नहीं। देखो 421 एंड 427 व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लीव द सेम रिमाइंडर 1। तो 421 और 427 दोनों को किसी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आता है। अगर रिमाइंडर 1 माइनस कर दूं तो ये वो 2 नंबर बच गए जो कंप्लीटली डिवाइड होते होंगे उस नंबर से, है ना। तो हाउ मेनी नंबर कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1। हाउ मेनी नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूपीएससी की खास बात है कि वो ऐसे नहीं पूछता, प्रैक्टिकली एग्जैक्ट नहीं पूछेगा। कैन वर्ड तो उसका फेवरेट है, पॉसिबिलिटी वर्ड तो फेवरेट है, ठीक है। तो अब यहां पे पहले इनका एचसीएफ ले लो, बड़ा नंबर अंदर जाएगा, छोटे नंबर से भाग दोगे तो 1 से गया 420, फिर 6 बचेगा, 420 अंदर गया तो 70 से जाएगा, 76 जा 420, ठीक है। तो वो नंबर आ गया 6। लेकिन ये अगर वो यहां पे ये पूछता कि बड़े से बड़ा नंबर बताओ तो 6 होता। उसने बोला कि हाउ मेनी नंबर्स, तो 6 के फैक्टर देख लो, ठीक है। 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 और 6। अब 1 से डिवाइड करके 1 तो रिमाइंडर नहीं आ सकता, तो बाकी के ये जो 3 नंबर बचे यही आपके पॉसिबल नंबर होंगे। तो यहां पे जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी 2024 में पूछा गया, कितना शानदार सवाल है। A container X contains 399 liter of petrol है 399, and a container Y contains 532 liter of diesel है 532 liter. They are to be bottled in bottles of equal size so that the whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in the terms of liter is an integer है तो मतलब फ्रैक्शन में नहीं है भाई। तो हाउ मेनी डिफरेंट बोटल साइज आर पॉसिबल, हाउ मेनी, यहां फंसते हो आके, हाउ मेनी तो मतलब एचसीएफ तो लेना ही है। तो 532 अंदर जाएगा, 399 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले 1 से गया, फिर यहां जो रिमाइंडर बचा दैट इज 133, फिर 399, ठीक है, फिर 3 से गया 399, ठीक है। तो कितना आ गया 133। अब दोस्तों एक बात यहां पे ये है कि अगर उसने पूछा होता कि वो बड़े से बड़ा बोतल का साइज बताइए तो हो जाता 133, बट उसने बड़े से बड़ा नहीं पूछा है, ठीक है। उसने पूछा कि हाउ मेनी, तो अगेन 133 के फ्रैक्शंस आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 133 1 से जाता है, 7 से जाता है, 19 से जाता है और 133 से जाता है। तो ये 4 साइज आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था डेट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और तो किसी से नहीं जाता ना, 7 से गया तो 19 और 19 से गया तो 1, तो 4 ही साइज होंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 1 क्यों लिया, यहाँ रिमाइंडर थोड़ा है, 1-1 लीटर की बोतल भर दो भाई, पूरी भर जाएंगी, बचना नहीं चाहिए कि इतनी बोतल भर के इतना सा बच गया, वो गलत है, ठीक है। चलो उसके बाद कंसेप्ट नंबर 4, ठीक है। अगला कंसेप्ट नंबर 4, नंबर ऑफ जीरोज निकालना। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालना, एक कैलकुलेशन दे दी कि 70 की पावर 49 है। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे 70 इंटू 70 इंटू 70, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसके लास्ट में जीरोज कितनी आएंगी ऐसे, ठीक है। तो लास्ट में जीरो कितनी आएंगी, अब ये बात ध्यान रखिएगा, जीरो कब आती है, जब 2 और 5 का एक पेयर बनता है, ठीक है। 2 इंटू 5 किया 10, तो लास्ट में जीरो आई। अब मैंने 2 इंटू 5 किया तो कितना आया 20, जीरो तो लास्ट में एक ही आई ना भाई, क्यों, क्योंकि 2 और 5 का तो एक ही पेयर बना था। हाँ मैं अगर ऐसे कर दूं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो अब ये बन जाएगा कितना 100। तो अब 2 जीरो आ गई, क्यों, क्योंकि 2 और 5 के 2 पेयर बन रहे हैं। अगर मैं इसको 2 इंटू 5 करता तब भी 50 आता, एक ही जीरो आती, क्यों, क्योंकि पेयर तो एक ही बन रहा है ना। तो जब भी नंबर ऑफ जीरोज आपको काउंट करनी हो तो हमेशा ये बनाओ कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, जितने पेयर बनेंगे उतनी जीरो आएंगी। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सवाल आया है 2024 में। देखो हाउ मेनी कॉन्जुगेटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट। ये एक इंटीजर है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4,
फिर 3 की पावर 6, फिर 4 की पावर 8, ठीक है। फिर ऐसे ही होगा 5 की पावर 10 बीच में, फिर चलते चलते आगे कहीं आएगा 10 की पावर 20, ठीक है। फिर आगे चलते चलते ऐसे बीच में आएगा 15 की पावर 30, फिर ऐसे चलते चलते आगे कहीं आएगा 20 की पावर 40, फिर ऐसे ही चलते चलते कहीं आएगा 25 की पावर 50, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? इसलिए तो लिखा ना भैया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 2 और 5। आप सोच रहे होंगे सर फिर आपने 2 तो लिखा नहीं, आपने तो 5 के मल्टीपल लिख लिए। जब भी कॉन्टिन्यूस नंबर होते हैं ना, तो उनमें 2 ज्यादा बार आता है, 5 कम बार आता है। और पेयर बनाने के लिए तो 2 और 5 दोनों की मौजूदगी जरूरी है। तो अगर मुझे यह पता चल जाए कि मिनिमम टाइम कौन आ रहा है, ठीक है, तो उतनी पेयर बनेंगे। मैक्सिमम से थोड़ा होगा, 2 आ गया 10 बार, 5 आया सिर्फ 2 बार, पेयर तो 2 ही बने ना भाई, ठीक है। तो पेयर बनाने के लिए मिनिमम वाला देखो, तो मिनिमम यहां 5 ही आएगा। तो 5 कितनी बार आ रहा है देखो, एक बार 5 यहां आ गया, 5 की पावर 10, इसमें 5 आएगा 2 इंटू 5 की पावर 20, फिर यहां भी 5 आएगा 3 इंटू 5 की पावर 30, फिर यहां भी 5 आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 40, फिर यहां भी 5 आएगा 5 इंटू 5 की पावर 50। अब यहां 5 कितनी बार आया, 10 बार, तो यहां 5 कितनी बार आया, 20 टाइम्स। यहां 5 कितनी बार आया, 30 टाइम्स। यहां 5 कितनी बार आया, 40 टाइम्स। यहां 5 50 और 50 100 टाइम्स आया, ठीक है, क्योंकि 2 5 है। तो 40 30 70 90 100, तो टोटल जो 5 आया वो 200 टाइम आया। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी आएंगी, 200 आएंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पे होमवर्क भी दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करके बताओ। अगर आप ये वीडियो ढंग से देख रहे हो अच्छे से, तो आपका ये आंसर जरूर आना चाहिए। होमवर्क है, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का मतलब यहां पे मैं बोलूंगा, एक तो आपको नंबर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, ये सारे आपको पता हो, ठीक है। आपको नेचुरल नंबर पता हो, आपको इवन नंबर पता हो, आपको ओड नंबर पता हो, आपको प्राइम नंबर पता हो, आपको कंपोजिट नंबर पता हो, आपको को प्राइम नंबर पता हो, आपको परफेक्ट नंबर पता हो। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बताने को मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे, पेपर में तो आपको बैठना है ना दोस्त। तो इसी चैनल पे जाओ, मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, पहली ही वीडियो देखो, इतने अच्छे से बता रखा है ना, बचपन से आज तक अगर कुछ भी ना पढ़ा होगा तो भी समझ में आएगा, ठीक है। पहली वीडियो मैथ की प्लेलिस्ट खोलनी है, वहां जाके देखो, और अगर मजा आ जाए वीडियो पढ़ के तो उस वीडियो पे भी कमेंट करना, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर आप तो बोलते रहते हो हर वीडियो पे कमेंट करो, क्या हो जाता है? कभी कभार मैं बड़ा दुखी सा होता हूँ, ठीक है, और ऐसा लगता है कि जिंदगी में क्या ही उखाड़ लिया है ना। तो सहसा मैं यूट्यूब चैनल खोलता हूँ यही वाला, और इसकी वीडियोस देखता हूँ और उन वीडियो के नीचे कमेंट देखता हूँ। और जब कोई बच्चा दूर दराज असम में या कहीं बंगाल में या कहीं हिमाचल के किसी कोने में बैठ के कमेंट कर रहा होता है और बता रहा होता है कि सर आज मैं साइकिल से शहर गया, ठीक है, 2 वीडियो डाउनलोड करके लाया, और मेरा ये गांव है यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ठीक है, और वो 2 वीडियो मैंने देखी और पढ़ के मज़ा आ गया, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट। भगवान आपके और आपके बच्चों को हमेशा खुश रखे, यही अर्निंग है। इसका माप ना तो डॉलर्स में हो सकता, ना यूरो में हो सकता, ना दिरहम में हो सकता, और ना रुपए में हो सकता, ठीक है। जो सेटिस्फेक्शन उसके बाद मिलती है वही असली मोटिवेशन है, ठीक है, कि मैं उसकी हेल्प कर पाया जो सच में ज़रूरतमंद था, है ना। तो इससे ज़्यादा हमारे लिए एड्यूटैप के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि इसका पर्पज ही यही था कि हमें हेल्प करनी है, हमें उन बच्चों को बताना है, सिखाना है जो नहीं अफोर्ड कर सकते कोर्सेज, या जो बहुत बहुत मेहनती है और पढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। और आप भी सहमत हो इस बात से तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर से बोल रहा हूँ, आपके कमेंट हमेशा मोटिवेशन देते हैं हमें। अगर मैं इतना अच्छा कंटेंट इतने अच्छे से समझा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट,
और घंटों जाते हैं ऐसी वीडियोस में, पीपीटी बनानी, समझाना आसान नहीं है। आपका तो कमेंट करने में सिर्फ 10 15 20 सेकंड लगे होंगे, है ना। तो भावुक मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि पता नहीं क्या ही हासिल हो जाएगा। अगर आपके एक कमेंट से हासिल हो भी रहा है तो इसमें बुराई क्या है, अपनों से ही डिमांड की जाती है ना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आपको ये नंबर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है, और साथ में यहीं पे कुछ कंसेप्ट भी समझाए गए हैं, वो कंसेप्ट भी आपको समझने हैं। ठीक है, तो मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, या नंबर सिस्टम की एक ही वीडियो है 12-15 घंटे की शायद, वो खोल लो, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस पे आता हूं सीधा। 2024 के पेपर में सवाल है, पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, पी क्यू ओड है, पी और क्यू जो है वो दोनों के दोनों ओड हैं, और आर और एस जो है, आर और एस ये दोनों नंबर इवन है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भैया एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे यहां पे देखोगे ये एस एक इवन नंबर है और ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा भाई, और जब इवन नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा इवन ही आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ अगेन एस है, ये भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इवन नंबर की किसी से मल्टीप्लाई कर लो वो इवन ही आता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ देखो, क्यू क्या है आपका ओड नंबर है, आर क्या है आपका इवन नंबर है। ओड और इवन का सम ओड होता है, और ओड का स्क्वायर कर लो, ओड की ओड से गुना करोगे तो वो ओड ही आती है। ठीक है, इनटू, फिर यहाँ पे p एक ओड नंबर है, s एक इवन नंबर है, इवन और ओड का सम हमेशा ओड ही आता है, और ओड की ओड से प्रोडक्ट भी ओड ही आती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं बोल सकता हूं यहां सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो 1 2 एंड 3 क्लियर है। चलो, थोड़ी लंबी वीडियो है, मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट से, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट, कंसेप्ट नंबर 6, रेशियो। ठीक है, रेशियो में का बड़ा यूज हो रहा है। ठीक है, और रेशियो में भी यूज सिर्फ और सिर्फ किसका है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो। ठीक है, कि जब भी हमें फॉर्मेशन करनी हो रेशियो की तो उसको कैसे फॉर्मेशन में लेके आते हैं, इसमें दो ही चीजें होंगी। ठीक है, एक कंसेप्ट तो होगा कि कॉमन एलिमेंट सेम कर लो, कॉमन एलिमेंट सेम कर लो। ठीक है, कॉमन एलिमेंट सेम कैसे, जैसे a रेशियो b है, ये 3:7 है, और a रेशियो d है, ये 2:4 है, या 2:5 है। ठीक है, और मुझे a रेशियो b रेशियो d बनाना है। ठीक है, तो आपका ध्यान जाना चाहिए कॉमन एलिमेंट कौन है, यहाँ a है, यहाँ a है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इसको सेम कर लो। सेम कैसे होगा, अब इस 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, हो जाएगा सेम भाई। ठीक है, बट ध्यान रखना करनी पूरे रेशियो से है, तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। अब 2 3 जा 3 2 जा 6, ए तो 6 आ ही गया, 3 × 5 15, तो ये कंबाइंड रेशियो बन गया। ठीक है, इसका बड़ा यूज है, कॉमन एलिमेंट सेम करना होता है हमेशा। और दूसरा इसके अंदर है इक्वेलिटी वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वेलिटी वाला कंसेप्ट। इक्वेलिटी वाला कैसे, जब 2a = 3b = 4c दे रखा है, अब आपको बताना है कि a b c का पार्ट क्या हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये देख लो कि जिसको लेना है ना उसका, उसके साथ का नंबर छोड़ दो, a को छोड़ दो, सिर्फ b और c के साथ के नंबर उठा लो, उनकी प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, जब b का पार्ट लेना है b वाला मत लो, a वाला और c वाला लो, तो 2 × 4। जब c लेना है तो c वाला पार्ट छोड़ दो, 2 × 3। ठीक है, तो ये हो गया कितना 12, ये हो गया 8, ये हो गया 6। 2 से सिंपलीफाई भी कर सकते हो, 6 4 और 3। ठीक है, तो मतलब ये ABC का पार्ट आ जाएगा, आप वैल्यू पुट करके देख लो सेम आएगा। ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ रेशियो ये ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरीके से हो तो कॉमन एलिमेंट शुड बी इक्वल, और यहाँ पे इक्वलिटी हो तो इस तरीके से आप बना सकते हो। सवाल आता है भाई, अच्छे से आता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं पूछता। ये देखो जैसे 2024 का सवाल है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग वेट ऑफ 6 बॉयज।
6 लड़कों का जो वेट है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 मैन दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ 4 वीमेन। ठीक है, इफ द एवरेज वेट ऑफ द वीमेन इज 63 kg देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। तो भैया पहले इनके वेट का रेशियो ही बना लो, बॉयज गर्ल्स मैन वीमेन। ठीक है, तो बॉयज लेंगे तो बॉयज को स्किप कर दो, गर्ल्स मैन वीमेन। जब गर्ल्स लेंगे तो गर्ल्स नहीं लेंगे, बॉयज मैन वीमेन। जब मैन लेंगे तो मैन नहीं लेंगे, गर्ल्स बॉयज बॉयज गर्ल्स और वीमेन। जब वीमेन लेंगे तो बॉयज गर्ल्स मैन। ठीक है, सिंपलीफाई हो रहा है, कहीं हो रहा है। देखो 3 तो यहां से गायब, यहां से गायब, ये 3 से गया 2, ये 3 गायब। ठीक है, फिर 4 4 4 2 से कर दो, 2 से गया 3, 2 यहां से गायब, 2 से यहां आ गया 2, ये 2 से आ गया 2। ठीक है, फिर और तो नहीं मुझे लगता, तो 7 इंटू 2 यहाँ बचा 14, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 4 28 और 7 इंटू 3 21। अब वो कह रहा है कि वीमेन का वेट 63 है, तो इस 21 की वैल्यू 63 kg है। 21 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, और बॉयज का बताना है तो इसको भी 3 से कर दो भाई। तो बॉयज का जो एवरेज वेट होगा वो कितना होगा, 42 kg। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। इतनी सी कहानी है, और कहानी में दर्द है दोस्त, तभी होगी जब आप करोगे। ठीक है, चलो एक सवाल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है भाई। ठीक है, अगर आपने होमवर्क क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया तो फिर मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वेस्ट होगी, क्योंकि पिछले वाला बिल्कुल सेम है, आपको यही कंसेप्ट यहां लगाना है। ठीक है, और ये आपका 2024 में अगेन पूछा गया, ये 2024 का ही सवाल है। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया सवाल है, ये मैं सोल्व करवा देता हूं। क्या है देखो, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट, अ सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड। तो हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, एक्स रिसीव्ड 4/5 ऑफ व्हाट वाई एंड जेड टुगेदर रिसीव्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई प्लस जेड दैट इज 4/5। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, इससे तो नहीं पता चलेगा ना, हमें क्या पता y और z का सम 5 है, y का पार्ट क्या है, z का पार्ट क्या है, तो नहीं सोल्व होगा। अब यहां पे आओ स्टेटमेंट 2 में, y रिसीव्ड 2/7 ऑफ व्हाट एक्स एंड x प्लस जेड टुगेदर। ये कलम मतलब इसको माथे पे लगाने में कभी मुझे हिचकिचाहट हुई ही नहीं। कुछ कहते होंगे क्या सर आप भी ऐसे बाह्य आडंबर्स को मानते हो। जिस चीज की इज्जत नहीं करोगे वो बदले में इज्जत नहीं देगी। आपने कभी किसी एथलीट को देखा है, जब भी ग्राउंड में जाता है तो ऐसे माथे पे मिट्टी लगा के तभी एंट्री करता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका मान सम्मान करता है और बदले में वही मिलता है। ठीक है, तो कलम में तो बड़ी ताकत है भाई, इसी से गाड़ी में चलते हैं, इसी से बढ़िया कपड़े पहनते हैं, इसी से खाते हैं। ठीक है, इसी से मूवी देखते हैं, इसी से महंगे फोन आते हैं, तो इसको माथे पे लगाने में बड़ा प्राउड फील होता है। ठीक है, तो सच में लव यू है इसको। चलो आ जाओ, y रिसीव्ड 2/7 व्हाट x प्लस जेड टुगेदर रिसीव्ड। ठीक है, y को कितना मिला, 2/7 ऑफ x प्लस जेड। ठीक है, तो अब यहां से y बाय x प्लस जेड करोगे तो भैया ये भी 2/7। अब यहां तो नहीं पता ना कि x और z का पार्ट क्या है। ठीक है, तो मतलब अकेली अकेली किसी स्टेटमेंट से आंसर ना कर पाऊंगा मैं, बट मैंने यहां कंबाइन किया कि x y और z, तो भैया कितना आया निकल करके 9। ठीक है, यहां भी x y और z कितना आया 9। अब भैया अगर मैं कहूं कि x 4 है, ठीक है, और y 2 है, तो z 3 होगा, और y प्लस जेड 5 है, देखो 2 + 3 5 है, x प्लस जेड 7 है, तो देखो 4 + 3 7 है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि सबसे लीस्ट पार्ट y का है, यही बताना था हमने। तो जो आंसर है यहां पे, आंसर है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, नहीं होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कर पाओगे। चलो नेक्स्ट, अगला है कंसेप्ट नंबर 7, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज बड़ी कमाल की चीज है। ठीक है,
आप यकीन मानोगे 2024 के पेपर में 4-5 सवाल है, और 4-5 के 4-5 बहुत आसान है। किसी को अगर सिंपली भी पता है ना कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 से कंपेयर करना ही परसेंटेज है, ठीक है। 100 क्या होता है, बेस, ठीक है, बेस कह लो, इनिशियल वैल्यू कह लो, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, 100% होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि किसी भी फ्रैक्शन के अंदर, कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, उस फ्रैक्शन के अंदर a बाई बी, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ये b क्या होता है, 100% होता है। ये इनिशियल वैल्यू होती है, ये बेस होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है ये इंपैक्ट होता है दोस्त। क्या होता है, इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात पता होती ना, 4-5 सवाल सोल्व कर लेते, यकीन नहीं मानोगे, है ना। देखो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 2024 का, कितना आसान सवाल है, पलक झपकते ही सोल्व हो जाना चाहिए। पीज सैलरी इज 20% लोअर देन क्यूज सैलरी, ये पी है, ये क्यू है। अगर इसकी सैलरी 100 रुपए तो इसकी सैलरी 20% लोअर 80। क्यूज सैलरी विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी, क्यू है, आर है। अगर आर की सैलरी 100 है तो क्यू की इससे 20 कम है, यानी 80 है, ठीक है। तो बाय हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी, भैया तीनों की कंबाइंड सैलरी निकालो। 20 से गया 4 है तो ये 5 है, 20 से गया ये 4 है तो ये 5 है। अभी क्या बताया था, कॉमन एलिमेंट शुड बी इक्वल, यहां 5 है यहां 4 है, कैसे बराबर हो जाएगा, पूरे को 4 से गुना कर दो, इस पूरे को 5 से गुना कर दो। 4 से गुना करोगे पी की वैल्यू आ गई 16, 4 पंजे 20, यहां से करोगे 5 चौके 20, 5 पंजी 25, ठीक है। अब कह रहा है कि बताओ आर की सैलरी पी की सैलरी से कितनी ज्यादा है, तो आर की सैलरी 25 है, पी की 16 है, तो 9 ज्यादा है, 9/16 इंटू 100, 4 से गया 25, 4 से गया 4, 25 निमा 225 बटे 4 करोगे तो 56.25%, ठीक है। तो यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, क्लियर है भाई, बना सकते हो। अच्छा लग रहा है ना, वीडियो में मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, अच्छी रहेगी ये, मैं कह रहा हूं कि पेपर से पहले आपके लिए रामबाण वीडियो है, ठीक है। चलो देखो अगेन, अब मैं ज्यादा सवाल नहीं करवाऊंगा, ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चन, तो मैं चाहता हूं कि आप सोल्व करो, ज्यादा मैंने लिए भी नहीं, ऐसे ऐसे 4-5 सवाल थे इस पेपर में, सिर्फ आपको इतना सा ही पता हो जितना मैंने बताया, कमेंट करके बता देना क्या होगा आंसर, ठीक है। 2 ही लिए लेकिन 4-5 सवाल थे ऐसे 2024 के पेपर में। चलो अगला जो कंसेप्ट है दैट इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का सिंपल सा कंसेप्ट कि जब भी वर्क जो होता है ना, वर्क दैट इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, कि टाइम की एफिशिएंसी से प्रोडक्ट कर दोगे तो वर्क आएगा। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट पूछा जा रहा है वो ऑल्टरनेट वाला पूछा जा रहा है, कि काम को ऑल्टरनेटली कर रहे हैं, और लगातार 2 साल से आ रहा है ये सवाल, तो कर लेते हैं दोनों को, है ना। देखो 2023 में आया ये क्वेश्चन, क्या कह रहा था कि ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16 एंड 12 डेज। ए 8 दिन में करता है, बी 16 डेज में करता है, और सी 12 डेज में करता है। तो टोटल वर्क कितना, 24। तीनों का एलसीएम ले लो ना भाई, इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, अच्छा आएगी नहीं तो ज्यादा ले लो, फिर कट नहीं रहा ना, कटने वाली वैल्यू ले लो, क्या परेशान क्यों होना कैलकुलेशन में, 48 ले लूंगा। इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी 3, इसकी 4, यानी अब वो क्या कह रहा है कि ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, मंडे को ए काम करता है, ट्यूसडे को बी काम करता है, वेडनेसडे को सी काम करता है, थर्सडे को अगेन ए काम करता है, और ऐसे ही करते रहते हैं। तो फ्राइडे को बी काम करता है, सैटरडे को सी काम करता है, संडे को ए काम करता है, मंडे को बी काम करता है, ट्यूसडे को सी काम करता है, वेडनेसडे को ए काम करता है, थर्सडे को बी काम करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, बताओ। अब जब इसने काम किया मंडे को तो कितना किया, 6 यूनिट, इसने किया तो 3 यूनिट, इसने 4 यूनिट, तो 3 दिन में कितना काम हो गया, 13 यूनिट,
करना कितना है 48, अगले 3 दिन में फिर कितना हो जाएगा 13, अगले 3 दिन में फिर कितना हो गया 13। ठीक है, फिर यहां इस दिन ए ने किया कितना 6 और बी ने किया कितना 3। देखो 13 13 13 39 और 6 45 और 3 48 यूनिट, काम अपना खत्म हो गया। ठीक है, कितने दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दिन में अपना काम खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, तो भैया थर्सडे को काम खत्म हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, गड़बड़, 10 नहीं 11 में खत्म हुआ है, तो आंसर इज ओनली 1। ठीक है, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? चलो, अब अगले साल फिर आया 2024 में, और इस बार ये सवाल 95% लोग गलत करके आए। छोटा नंबर नहीं बोल रहा हूं, 95% गलत। कैसे? X, Y and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours और 8 hours। ठीक है, काम है 24 यूनिट, ये 4 यूनिट करता है 1 घंटे में, ये 3 और ये भी 3। However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours। 1 घंटे में एक ही आदमी काम करता है, दूसरा नहीं करता, और 2 लगातार घंटे भी कोई काम नहीं करता। अगर सपोज पहले घंटे एक्स ने काम किया तो अगले घंटे एक्स काम नहीं करेगा, कोई दूसरा करेगा। ठीक है, तो ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क, तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम? उसने कहा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कितना हो। भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम तभी होगा जब काम मैक्सिमम एफिशिएंसी से होगा। बोलो, अगर काम मैक्सिमम एफिशिएंसी से होगा तभी तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा ना दोस्त, कि गलत कह रहा हूं? नहीं, देखो, अब अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करवाना है तो मैक्सिमम किसकी है? एक्स की। तो काम कौन शुरू करेगा? एक्स, और 4 यूनिट काम कर देगा। अब अगले घंटे में एक्स काम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि 2 कॉन्जुगेटिव आवर्स काम नहीं करेंगे कोई भी। ठीक है, तो वाई करे या जेड करे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वाई से करवा लो या जेड से, क्योंकि दोनों की सेम एफिशिएंसी है, तो 3 ही यूनिट काम होगा। फिर तीसरे घंटे अब तो एक्स कर सकता है ना, अब तो एक्स कर सकता है, क्योंकि बीच में वाई और जेड ने कर दिया, फिर एक्स से करवा लो। समझ रहे हो ना? क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी जिसकी है उससे काम करवाओगे ज्यादा, तभी तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा ना भाई। मैक्सिमम पूछता तब तो दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो 24/3 वाई और जेड से ही करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा ही नहीं किसी से। ठीक है, अगर ये लाइन लिखी है कि ऑल आर इंगेज्ड, तब तो करवाना पड़ेगा एक्स से भी। ठीक है, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। अब देखो, चौथे घंटे में फिर वाई और जेड में से कोई भी करे, 3 ही करेंगे। फिर 5वें घंटे में फिर एक्स से करवा लो 4 यूनिट। फिर 6ठे घंटे में वाई और जेड में से कोई भी करेगा। फिर 7वें घंटे में फिर एक्स से करवा लो 4 यूनिट। अब देखो यहां तक 4 7 11 15 14 18 21 यूनिट काम हो चुका है। काम कितना है? 24 यूनिट, तो 3 यूनिट और बचता है, तो 6 घंटे में 21 यूनिट हुआ। अब x जो है 4 यूनिट करता है 1 आवर में, तो 3 काम को 3/4 इंटू 60, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 45 मिनट और लेगा। तो टोटल जो टाइम लगा यहाँ वो 6 घंटे और 45 मिनट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 9। ये भी मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि इस पे भी बहुत बेहतरीन और अच्छे सवाल पेपर में आते हैं। कंसेप्ट का नाम है पोजीशन फिक्स करना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पोजीशन फिक्स पहली बार सुना है, बताता हूं एग्जांपल से। आ जाओ, ये 2023 के पेपर में एक सवाल पूछा गया। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, माफी चाहूंगा, लेस देन 2000 formed by the digit 1 2 3 and 4 where none of the digit is repeated।
ठीक है, कह रहा है कि 4 डिजिट के नंबर हैं, ठीक है, सारे नंबर 2000 से छोटे हैं। भैया 4 डिजिट का नंबर 1000 से शुरू होता है और वो कह रहा है कि 2000 से छोटे हैं, तो फिर इसी के बीच में लाई करते होंगे ये नंबर, 1000 से शुरू होंगे और 1999 तक खत्म हो जाएंगे। यही तो होंगे वो चार डिजिट के नंबर जो 2000 से छोटे होंगे और बनते हैं इन डिजिट का यूज करके 1 2 3 4। अब एक बात समझो कि अगर 1000 से 1999 तक के नंबर है तो यहां तो हमेशा 1 नहीं आएगा ना भाई। 1000 से लेके 1999 तक के नंबर है तो यहां तो एक ही आएगा, 1 के अलावा आ ही नहीं सकता कुछ भी। अदरवाइज फिर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा कि वो 2000 से छोटे हैं। मानते हो इस बात को ना। अब दूसरी चीज, अब यानी इन 3 जगहों के लिए मेरे पास 3 डिजिट बच गई 2 3 4। मैं कह रहा हूं कि ये पोजीशन फिक्स कर लो, ये पोजीशन फिक्स कर लो। अब पहले मैंने ये पोजीशन फिक्स कर ली 2 के लिए, तो ये 2 डिजिट बच गई। यहां 3 आ सकता है, यहां 4, या यहां 4 आ सकता है, यहां 3। जब ये पोजीशन 2 के लिए फिक्स हो गई तो 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, और तो नहीं है। उसके बाद फिर यही जगह फिक्स कर ली मैंने 3 के लिए, तो अब 2 डिजिट बची 2 और 4। 2 यहां आ सकता है, 4 यहां, या 4 यहां 2 यहां, तो 3 और 1। फिर यही पोजीशन फिक्स कर दी 4 के लिए, तो यहां 2 आ सकता है, यहां 3, या यहां 3 यहां 2, और तो कोई नंबर बनेगा ही नहीं ना इसके अलावा। तो जब इन सब का सम कर दोगे तो 7998। मैं कह रहा हूं कि नंबर सिस्टम के जब भी सवाल पेपर में आए, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, एक यूनिट डिजिट, और एक ये पोजीशन फिक्स करना, लगा के देखना। और अर्थमेटिक के सवालों में परसेंटेज और रेशियो, दौड़ती हुई चलेगी कहानी। ठीक है, देखो और ले लेते हैं एग्जांपल। ये देखो, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, तो इन हाउ मेनी इंटीजर इज द सम ऑफ द डिजिट 10। 700 से लेके 1000 तक के नंबर हैं, और ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें डिजिट का सम 10 आएगा। दिमाग लगाते रहते हैं। मैं कहता हूं कि इतना सा लगा लो, इसको ब्रेक कर लो कि पहले 700 से लेके 799 तक के नंबर लेके देखें, फिर 800 से लेके 899 तक के नंबर लेते हैं, ठीक है, फिर 900 से लेके 999 तक के नंबर लेते हैं, फिर 1000 बच गया, इसमें तो आ ही नहीं सकता डिजिट का सम 10। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों लिया मैंने, 3 डिजिट का नंबर है। अब अगर नंबर 700 से 799 तक होगा, ये पोजीशन फिक्स होगी ना, किसके लिए, 7 के लिए हो गई। अब यहां 0 आ सकता है, और डिजिट का सम अगर 10 है तो इन दोनों डिजिट का सम 3 आना चाहिए, क्योंकि यहां तो 7 है, तो यहां 3 आ सकता है। और अगर यहां 7 है तो यहां 1 भी तो आ सकता है, तो यहां फिर 2 आएगा। अगर ये 7 है तो यहां 2 भी तो आ सकता है, यहां 1 आएगा। अगर ये 7 है, यहां 3 भी तो आ सकता है, यहां 0, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो टोटल कितने नंबर बने यहां से, 4। ठीक है, अब 800 से 899 है, तो ये पोजीशन फिक्स है 8 के लिए। अब इन दोनों डिजिट का सम 2 आना चाहिए, तो अगर यहां 0 आया तो यहां 2, यहां 1 आया तो यहां 1, यहां 2 आया तो यहां 0, तो कितने नंबर बने भैया, 3। 900 टू 999, 1 2 3, ये पोजीशन फिक्स है 9 के लिए। अब इन दोनों डिजिट का सम 1 होना चाहिए, यहां 0 आए तो यहां 1 आ सकता है, यहां 1 आए तो यहां 0, तो ये 9। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो कितने नंबर आगे, 2, बाकी होगा ही नहीं। तो 4 + 3 7 + 2, टोटल कितने नंबर हो सकते हैं, 9। ठीक है, तो पोजीशन फिक्स करना सीख लो, फायदे में रहोगे भाई। चलो नेक्स्ट, ये 2021 में 2024 में भी आया एक सवाल, ठीक है, बड़ा शानदार है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम एस x + y + z। सम एस इज x + y + z, where x, y and z are distinct prime number each less than 10। x, y, z प्राइम नंबर लेस देन 10 है। 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7, बोलो, यही तो आएंगे भाई, 2 3 5 7 यही होते हैं प्राइम नंबर 10 से छोटे। तो बताओ
द यूनिट डिजिट ऑफ एस, एस क्या हो सकता है, ठीक हो। अब एक बात बताओ, पहले ये देखो कि नंबर क्या क्या बन सकते हैं। अगर x की पोजीशन 2 फिक्स कर दूं तो यहां 3 आ सकता है, यहां 5 आ सकता है, यहां 5 आ सकता है, यहां 7 आ सकता है, यहां 3 आ सकता है, यहां 7 आ सकता है, या यहां पे और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है 2 के साथ 3 5 5 7 3 7, ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये भी तो हो सकता है कि 2 आया या 5 आया 3, भाई हमें सम करना है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिजिट अगर तीनों सेम है तो आगे पीछे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम तो उतना ही आएगा। 2 में 3 ऐड कर लो, 3 में 2 ऐड कर लो, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ये पोजीशन 3 के लिए फिक्स कर दूं तो यहां 2 आ सकता है, यहां 7, ये तो ऑलरेडी आ चुका है। अगर यहां 5 आए, यहां 7, बस ये नहीं बना था कॉम्बिनेशन, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, बस यही एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, जहां सारे नंबर 3 बार आने चाहिए, ठीक है। 2 3 बार आ गया, 3 3 टाइम आ गया, 5 3 टाइम आ गया, 7 3 टाइम आ गया। तो ये सम 2 + 3 + 5 10, ये सम 2 + 5 7 + 7 14, 2 + 3 5 + 7 12, 3 + 5 8 + 7 15। तो यूनिट डिजिट 0 भी आ सकता है, 4 भी, 2 भी और 5 भी। अब देखो यहां द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0, बिल्कुल। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, नो। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, बिल्कुल। तो 1 एंड 3 ओनली आर करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी थी, क्लियर है भाई। चलो एक लास्ट कंसेप्ट है पार्टनरशिप का, ठीक है, कंसेप्ट नंबर 10। हमेशा ध्यान रखना, पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट का रेशियो तभी आता है जब इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा किसका रेशियो आएगा, प्रॉफिट का रेशियो आएगा, ठीक है। देखो भाई सवाल जो पूछा गया 2024 के पेपर में, 2 persons P and Q enter into a business. P puts 14,000 more than Q. इसने X डाला तो इसने X plus 14,000 डाला। इन्वेस्टमेंट, P has invested for 8 months, Q has invested for 10 month। ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, ये इनका टाइम है। अब प्रॉफिट क्या है, P शेयर इज 400 मोर देन Q शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000। P और Q का टोटल शेयर प्रॉफिट में 2000 है और P को Q से 400 ज्यादा मिलते हैं। ये कैंसल, 2P जब सम करोगे 2400, तो P की वैल्यू 1200, तो Q की वैल्यू 800। तो इसको मिला प्रॉफिट 1200, इसको मिला 800, 400 से गया 2 और ये गया 3। प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, P की इन्वेस्टमेंट इनटू P की टाइमिंग, Q की इन्वेस्टमेंट इनटू Q की टाइमिंग, और प्रॉफिट किस रेशियो में है, 3:2 में। 2 से जाएगा 5, ठीक है। तो 8x प्लस सिंपलीफाई करोगे 1,12,000, 5 और 3 15, 5 3 जा 15x, उधर जाके माइनस होगा 7x की वैल्यू 1,12,000, तो x की वैल्यू 7 से कट गया, कितना होता है 16 सत्ते, तो x की वैल्यू आ गई 16,000। तो अगर Q की इन्वेस्टमेंट 16,000 है तो P की इन्वेस्टमेंट 30,000 होगी, क्योंकि इससे 14 ज्यादा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई। चलो तो दोस्त ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आप इन कंसेप्ट को बड़े डिटेल में सीखना चाहते हो, बड़े अच्छे से विद प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, देखो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या सिंपली गूगल पे टाइप कर लो edutap.in। edutap.in टाइप करोगे या हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाना और सीसेट कोर्सेज कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये रहे, ठीक है। तो सीसेट कोर्सेज में जाके आप, ये हमारा मास्टर कोर्स है, ये लाइव क्रैश कोर्स है, अभी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, ये लाइव खत्म हो चुका है, ठीक है, रिकॉर्डेड है ये, अभी इसमें कोई लाइव क्लास नहीं होगी, जो हुई है वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज है,
और ये मास्टर कोर्स है, ठीक है। 70% का डिस्काउंट चल रहा है इस पे, अभी चलते रहते हैं डिस्काउंट, ऊपर नीचे होते रहते हैं, 70 है, कभी 80 है, कभी 60 है। आप इसमें इनरोल कर लें, ये लंबे टाइम तक आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। और अभी कम टाइम के लिए ही देख रहे हो तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो, तो आप डिटेल में यहाँ आके चीज़ें सीख सकते हो। यूपीएससी लेवल का बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है भाई। चलो, उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी ना दोस्त तो एक लाइक शेयर तो बनता है भाई, ठीक है। एक लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और कमेंट करिए, बड़े थक जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ऊर्जा लगती है वीडियोस बनाने में, बड़ी मेहनत लगती है, तो आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे पेपर तक, जब तक आपका पेपर होता है, 1000 कमेंट होने चाहिए। मुश्किल नहीं है, पहले भी मैंने किसी वीडियो पे बोला हुआ है कि इस वीडियो पे 1000 कमेंट होने चाहिए। किसी बच्चे ने लिखा, कैसी बात कर रहे हो सर, 1000 कमेंट इम्पॉसिबल है। 2-2, 2,500 कमेंट हो गए उन वीडियोस पे, ठीक है। क्योंकि कंटेंट इतना अच्छा, इतनी एनर्जी से जब मैं कर सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते यार। 10-15 सेकंड लगेंगे, जाइए लिखिए ना, ठीक है। तो अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस, आपको वीडियो कैसी लगी, ये चैनल कैसा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरा ये जो 1000 कमेंट का लक्ष्य है, इसे पूरा करने में आपको हेल्प करनी है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, और नई नई वीडियोज आती रहेंगी, ठीक है। फिर मुलाकात होगी आप सबसे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।